बेटा आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं किसका, जो ट्रांजिस्टर है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि हमने IV कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किया था किसका, एक डायोड का, तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर बात करें है ना, अलग अलग मॉड के अंदर वैसे अलग अलग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। हमारे जो सिलेबस में है वो कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि एक इनपुट टर्मिनल है, अब यहाँ पे भी करंट है और यहाँ पे भी वोल्टेज है। भाई पहली बात तो ये समझो कि जो आप IV कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर रहे हो वो कैसे ड्रॉ कर रहे हो, वो करंट और वोल्टेज के बीच में। अब ऐसे करंट और वोल्टेज के यहाँ पे दो जगह से रिलेशन आ रहे हैं। एक तो यहाँ पे वोल्टेज है ना, इसके अक्रॉस इनपुट टर्मिनल में, और ये करंट है, और बिल्कुल उसी टाइम पे यहाँ पे भी वोल्टेज है और यहाँ पे भी करंट है। तो फिर कब किसका कौन सा करंट ले और कब कौन सा वोल्टेज ले, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसके ऊपर डिपेंड करता है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स। दो टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स हम बनाएंगे बेटा। पहला होगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, और बेसिकली इसमें हम ये शो करेंगे कि जो आउटपुट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस सर्किट के, दे डिपेंड्स अपॉन द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। माने कि आउटपुट में जो भी चेंज आएगा वो डिपेंड करेगा किस पे, इनपुट पे। यानी कि आप ऐसे भी बोल सकते हो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंट्रोल्ड बाय द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बात है, देखो किस तरीके से करेंगे। अब इसमें सिंपल पूछा ये जा सकता है एग्जाम में कि भाई आपने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किया तो किसको कांस्टेंट रखा, किन किन के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, इस तरीके के सवाल पूछ सकते हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो बनेगा वो इनपुट टर्मिनल पे बनेगा। जो ऐसे मान लो कि आपके पास यहाँ पे दो लूप है बेटा, एक ही इनपुट वाला खेल है और एक ही आउटपुट वाला खेल है। तो इनपुट में जो करंट जाएगा, यहाँ पे देखो ट्रांजिस्टर के पास जाना है सब कुछ, तो ट्रांजिस्टर के पास जाना है, तो ट्रांजिस्टर के पास करंट कौन सा जा रहा है, IB करंट जा रहा है, बेस करंट जा रहा है। और वोल्टेज कौन सा है ट्रांजिस्टर के अक्रॉस, देखो B और E, ये वाली वोल्टेज, माने कि वोल्टेज अक्रॉस बेस एमिटर जंक्शन। VBE का मतलब है वोल्टेज अक्रॉस बेस एमिटर जंक्शन। माने जब आप इस बेस से और करंट इस तरफ आएगा तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप आएगा दैट इज मेजर्ड बाय VBE। ये वोल्ट मीटर हमने लगा रखा है, ये मेजर करेगा। तो अब यहाँ पे यानी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो किस किस के बीच में बनाओगे बेटा, बेस करंट है ना IB वर्सेस VBE, वोल्टेज अक्रॉस बेस एमिटर जंक्शन। लेकिन यहां पर आप आउटपुट में कुछ क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, किसको, कीपिंग VCE कांस्टेंट। VCE का मतलब बेटा क्या हो गया, आउटपुट लूप में देखो इस ट्रांजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप ये मिलने वाला है पूरा, यानी कि कलेक्टर और एमिटर। कलेक्टर से जब आप एमिटर की तरफ जाओगे तो सारा आ गया, कलेक्टर से जो बेस के बीच में जो ड्रॉप आया और बेस से एमिटर के बीच में जो ड्रॉप आया, उन दोनों का कलेक्टिव ड्रॉप क्या कहलाएगा, उन दोनों का कलेक्टिव ड्रॉप VCE कहलाएगा। माने वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस किसके अक्रॉस, कलेक्टर एमिटर जंक्शन, ये बात होगी। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो ड्रॉ करेंगे वो बेस करंट और किसके बीच में, VBE के बीच में ड्रॉ करेंगे, कीपिंग VCE कांस्टेंट। ये बात ध्यान रखनी है। तो भाई आपने क्या किया बेटा कि ये आउटपुट वोल्टेज तो कांस्टेंट रखा। तो अब जरा इनपुट में समझो कि यार इनपुट में तो कोई खेल नहीं बच गया। इनपुट के अंदर तो ये तो नॉर्मल क्या है, ये तो नॉर्मल एक डायोड है। क्या है, नॉर्मल एक डायोड है और कुछ भी नहीं बचा। इसका जो IV कैरेक्टरिस्टिक बन के आता है बेटा वो बिल्कुल वैसे बन के आ रहा है जैसा कि आपका डायोड की बन के आता है। ये आपका बेस करंट IB, इधर ही आपकी वोल्टेज बेटा VCE। ये अब देखो नॉर्मल डायोड में क्या होगा कि जब तक इसको अपनी थ्रेशोल्ड वोल्टेज नहीं मिलेगी, वो 0.7 हो सकता है ना, जनरली जो सिलिकॉन का अगर आप लेंगे तो 0.7, तो वो 0.7 वोल्ट जब तक नहीं मिलेगा उसको, या अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग हो सकता है, उससे पहले यहाँ पे करंट कंडक्ट नहीं होगा। क्या नहीं होगा, करंट कंडक्ट नहीं होगा, और उसके बाद करंट वैसे ही राइज करेगा जैसे कि एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा था।
ये बेटा ग्राफ बनेगा आपका, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ क्या लिखनी है, VCE जो है बेटा वो आपका कांस्टेंट रहता है, VCE कांस्टेंट। ये आपका इनपुट IV कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिस इज योर इनपुट IV कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा बात करते हैं हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बेटा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा वो तो आपका आउटपुट लूप के अंदर बनेगा, यानी कि आउटपुट लूप में जो वोल्टेज है ना बेटा, आप देखो वो आउटपुट वोल्टेज जो है वो कौन सी है, वो VCE है, और करंट यहाँ पे कौन सा है, कलेक्टर करंट है। भाई आप ऐसे समझो कि ये है, ये वाला सर्किट है, अब आउटपुट वाला, आउटपुट में करंट तो IC है और जो वोल्टेज जो ड्रॉप आ रहा है ओवरऑल सर्किट में वो VCE आ रहा है। तो ये जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, ये किस किस में बनाओगे, IC माने कि कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट वर्सेस जो आपका दूसरा जो ये है वो है VCE, ये इसके अक्रॉस बनाएंगे, कीपिंग बेस करंट कांस्टेंट, कीपिंग बेस करंट माने IB बेटा, कीपिंग IB कांस्टेंट। ऐसा ग्राफ हमें बनाना है, ये ग्राफ बनाना है। तो देखो ये IC और ये बेटा आपका VC। एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे बेटा ये जो बेस करंट आएगा इट इज़ मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर, इसको माइक्रो एम्पियर में मेज़र करेंगे, और जो आपका कलेक्टर करंट है वो मिली एम्पियर में मेज़र करेंगे। ये आपको पहले बताया जा चुका है, वाई द वैल्यू ऑफ बेस करंट इज सो स्मॉल, है ना। अब यहाँ पे बेटा जो ग्राफ बनाओगे तो यहाँ का क्या होगा कि इस टाइप का ग्राफ बनेगा, धीरे धीरे करंट राइज करेगा, है ना। जैसे जैसे आप VC बढ़ाओगे, इसके क्रॉस जो ड्रॉप है वो जो पोटेंशियल है वो आप बढ़ाओगे तो धीरे धीरे करंट राइज करेगा, लेकिन फिर वो क्या कर जाएगा, एक सेचुरेशन लेवल को मीट कर जाएगा। यहाँ पे हमने IB कांस्टेंट रखा हुआ है, एक बात ये बात ध्यान रखना आप, IB कांस्टेंट। तब बात ये आती है कि भाई सेचुरेशन लेवल क्यों आ जाएगा सर, भैया सेचुरेशन लेवल इसलिए आ जाएगा क्योंकि जितने भी इस वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते थे, मूव कर सकते थे, वो कर गए। अब और आगे फर्दर क्या नहीं हो सकता, और इलेक्ट्रॉन और होल का मूवमेंट नहीं हो सकता, तो सेचुरेशन वैल्यू आ गई है। अब आप कहो कि सर ये मैं बेस करंट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। आपने मान लिया कि बेटा यहाँ पे बेस करंट पहले लेट अस से कि 10 माइक्रो एम्पियर रखा तो ग्राफ ही आया। अब मैं कहता हूँ कि बेस करंट बढ़ाओ, तो बेस करंट बढ़ाने से क्या होगा, जो आपका सेचुरेशन करंट है बेटा वो सेचुरेशन करंट भी बढ़ जाएगा। आप और बेस करंट बढ़ाओगे ये वैल्यू और बढ़ जाएगी। जैसे जैसे चलो मैं इसको लिख लेता हूँ IB1, ये बेटा IB2 और ये आपका IB3, यानी कि IB3 ग्रेटर देन IB2 ग्रेटर देन IB1। जैसे जैसे आप बेस करंट बढ़ाएंगे कलेक्टर करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये समझो। आपको याद होगा लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने एक बात लिखी थी, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। कलेक्टर करंट जो था वो इस एमिटर करंट का लगभग 95% टाइप था और बेस करंट 5% टाइप था। अब जरा सोचो कि बेस करंट अगर 1% भी बढ़ता है तो ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग कलेक्टर करंट तो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अगर आप बेस करंट को बढ़ाएंगे तो बेटा उसके कॉरस्पॉन्डिंग कलेक्टर करंट तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ने वाला है। इसीलिए जैसे जैसे आप बेस करंट बढ़ाएंगे कलेक्टर करंट की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी, कलेक्टर करंट का जो सेचुरेशन वैल्यू है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये बेटा आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ जिसमें VB और VBE के अक्रॉस बनाया और VCE को कांस्टेंट रखा। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या किया, बेस करंट को कांस्टेंट रखा, कलेक्टर करंट वर्सेस VCE का ग्राफ प्लॉट किया। सो दिस इज योर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और ये आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अब आप देखो कि आपके जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है माने IC और VCE वो इनपुट आने की IB पे डिपेंड कर रहे हैं
आप जैसे जैसे आई बी को क्या करोगे, चेंज करोगे, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या होते जाएंगे, चेंज होते चले जाएंगे। यही कहने का मतलब था इसमें कि इन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंट्रोल्ड बाय द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चीज़ बताना चाह रहे थे। और ये दोनों आपको याद भी होने चाहिए, दोनों ग्राफ नोट करो बेटा, ये नोट कर लो जल्दी से। देखो बेटा, अब इसमें तीन टर्म्स है अपनी, छोटी छोटी टर्म्स, वो समझ लेते हैं। पहला है इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस का मतलब जो आपका इनपुट जो लूप थी उसके केस में क्या रेजिस्टेंस आ रहा है। तो देखो बेटा, यही ग्राफ से बात करेंगे। ये वाला जो ग्राफ आपने बनाया था वो बेस करंट और VBE के बीच में बनाया था, तो इसका रेजिस्टेंस, तो इसका जो रेजिस्टेंस आएगा बेटा, इनपुट रेजिस्टेंस, दैट विल बी गिवन बाय क्या, डेल्टा IB, सॉरी, डेल्टा VBE ओवर डेल्टा IB। और इस टाइम पे आपने किसको कांस्टेंट रखा हुआ है बेटा, कीपिंग VCE कांस्टेंट। तो ये जो रेशियो आ रहा है, या फिर आप सिंपल ये बात बोल सकते हो कि इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा उसका जो इन्वर्स आएगा, दैट रिप्रेजेंट्स आपका इनपुट रेजिस्टेंस। ये आपका क्या आएगा बेटा, इनपुट रेजिस्टेंस आने वाला है, ठीक है। इसी तरह से दूसरी टर्म जो है बेटा, सिंपल सी बात है, अगर कोई आपको कहे कि इस ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप का इन्वर्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा, उसी रेजिस्टेंस को इनपुट रेजिस्टेंस कहा जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है आपका वो है बेटा आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस R0 से इसको लिखेंगे। आउटपुट रेजिस्टेंस है बेटा, वो आपका आउटपुट लूप में आएगा। देखो वो किस किस के बीच में है, VCE और इसका स्लोप है ना, तो बेटा ये हो जाएगा डेल्टा VCE ओवर आपका डेल्टा IC। और इस टाइम पे आपने बेस करंट को कांस्टेंट रखा हुआ है। ये जो आएगा ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका आउटपुट रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जनरली आउटपुट जो रेजिस्टेंस है उसका जो ऑर्डर है बेटा, वो 100 किलो ओम के रेंज में होगा, अबाउट 100 किलो ओम के आसपास, काफ़ी हाई रेजिस्टेंस रहता है आउटपुट वाला। और तीसरा जो है दैट इज़ करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, बीटा से बेटा इसको रिप्रेजेंट करेंगे। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर माने कि जो एम्प्लीफिकेशन का मतलब, अगर आपको कोई चीज़ क्या करनी है, आउटपुट, अगर आपने कुछ इनपुट में चेंज किया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट में कितना ज़्यादा चेंज आया, ये आपको एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बताता है। तो यहाँ पे बेटा आउटपुट जो है करंट किस फॉर्म में आ रहा है, वो तो IC की फॉर्म में आ रहा है, यानी कि बीटा विल बी इक्वल टू डेल्टा IC अपॉन इनपुट में करंट बेटा कौन सा है, बेस करंट। So this delta IC upon delta IB, this is known as current amplification factor. Change in collector current और output current divided by change in input current या फिर base current, ये जो term है this is known as current amplification factor. Actual में ट्रांजिस्टर को हमें एम्पलीफायर की तरह एम्पलीफायर फॉर्म में यूज़ करना है, तो ये फैक्टर बहुत बड़ा होता है जनरली ट्रांजिस्टर के लिए। दिस फैक्टर द वैल्यू ऑफ बीटा इज अराउंड 100 के आसपास इसकी वैल्यू रहती है, लगभग इस बीटा की। कारण क्या है, बड़े आराम से समझ सकते हो, कलेक्टर करंट मिली एम्पियर रेंज का है और बेस करंट माइक्रो एम्पियर रेंज का है, तो अपने आप दिख जाएगा कि वो अराउंड 1100 के आसपास का फैक्टर आ रहा होगा यहाँ पे। इसीलिए ये जो वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा रहती है बेटा किसकी, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की, ठीक है। इट्स वेरी हाई वैल्यू इन CE, जो आपका CE कॉन्फ़िगरेशन है उस केस में। तो ये बेटा आपके इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, और 3 टर्म्स हो गई, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, और जो बेटा इसको है ना कई बार डायनेमिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। ये जो इनपुट रेजिस्टेंस जो है इसको डायनेमिक रेजिस्टेंस भी बोल लेंगे। और वो आपको क्वेश्चन कोई आएगा तो आप ग्राफ का स्लोप निकाल करके फिर वैसे नॉर्मल जो कोई क्वेश्चन होता है वैसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरह।
तो ये आपके 3 फैक्टर्स हो गए, 3 टर्म्स हो गई आपकी। अब बेटा बात करते हैं क्या, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, कि कोई ट्रांजिस्टर जो है वो एम्पलीफायर की तरह किस तरीके से काम करता है उसकी बात करते हैं। और एक उसमें हम ये चीज़ भी पढ़ेंगे कि जो आउटपुट सिग्नल बेटा आएगा किसमें, जो एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल आएगा ना ट्रांजिस्टर में, वो आउट ऑफ फेस रहता है 180 डिग्री, है ना, आउट ऑफ फेस रहेगा। ये 2 चीज़ें हम डिराइव भी करेंगे, इनको समझेंगे भी कि कैसे वो एक एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। देखो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज एन ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, बेटा ये सीई कॉन्फ़िगरेशन में बात कर रहे हैं। ये आपका एमीटर, कलेक्टर और ये बेस, ये कलेक्टर करंट हो गया। दिस इज़ योर लोड रेजिस्टेंस RL, VCC, और इसके अक्रॉस आउटपुट नोट करेंगे। ये बेटा इसका क्या है, सर्किट डायग्राम है या एक्सपेरिमेंटल सेटअप है एम्पलीफायर को समझने का, एम्पलीफायर को पढ़ने का। ठीक है, देखो बेसिकली ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, स्मॉल AC जो सिग्नल्स होंगे उसको एम्पलीफाई करने के लिए ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं। ये किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, फॉर द एम्पलीफिकेशन ऑफ स्मॉल AC सिग्नल्स। नोट कर लो बेटा ये बात कि इसको किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, यूज फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ स्मॉल AC सिग्नल्स। स्मॉल AC सिग्नल्स, जो स्मॉल AC सिग्नल्स हैं उसको एम्पलीफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से इनपुट मेज़र कर रहा हूँ, यहाँ से आउटपुट मेज़र कर रहा हूँ, एक बात तो ये हो गई। ठीक है, तो देखो केस फर्स्ट, इसको समझने के लिए इसका दो हिस्सों में इसको पढ़ते हैं। पहला तो ये कि बेटा यहाँ से जो आपने इनपुट वोल्टेज जो दिया वो कुछ भी इनपुट वोल्टेज नहीं दिया, कोई साइनोसोडियल सिग्नल आपने नहीं दिया। जब आप कोई साइनोसोडियल सिग्नल नहीं दे रहे हैं तो उस केस में देखो कि आपका यहाँ पे आउटपुट लूप के अंदर बेटा अगर मैं KVL लगाऊँ इस आउटपुट लूप के अंदर, देखो तो जो आपका जो आउटपुट लूप में जो इक्वेशन बनेगी वो किस तरीके से बनेगी वो समझ लो ज़रा। देखो यहाँ पे लगाओ ज़रा KVL, VCC माइनस ICRL, और बेटा इसके अक्रॉस जब आप जाओगे तो ये जो ड्रॉप आएगा, ये ड्रॉप आपका किसके बराबर आ जाएगा, ये ड्रॉप आपका VCE के बराबर आ गया।
है ना बेटा। ये जो टोटल ये जो ड्रॉप आएगा और जो ये वाला ड्रॉप है वो सेम है। ये ड्रॉप कितना है, VCC माइनस ICRL। क्लियर है ये बात। ये आपका लेट अस से दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक बात है। और उसी टाइम पे अगर मैं इनपुट में अगर इक्वेशन को यूज़ करूं बेटा, इनपुट के अंदर अगर हम यूज़ करें तो आप इनपुट के अंदर भी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, देख लो ज़रा। ये वाला जो है ये तो आपका आया बेटा आउटपुट लूप के अंदर। आप लिख लेना इसको कि ये वाला जो एक तरह से आप ऐसे समझें कि दो लूप में इस्तेमाल करूँगा। ये वाली जो लूप है ये तो कैसी है, ये तो आउटपुट लूप है और ये वाली इनपुट लूप है। जैसे हमने इस वाली लूप के अंदर ये इक्वेशन लिखी है ना, अभी आप ये बात ध्यान रखना कि अभी हमने कोई इनपुट वोल्टेज नहीं दी है, कोई इनपुट सिग्नल भी नहीं दिया है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट लूप के अंदर ऐसी इक्वेशन आ गई सिंपल, जो आपने KVL वाली जो इक्वेशन पढ़ी है वो आ गई है। अब आप बिल्कुल अपने एंड से कोशिश करें कि एक बार ये वाली जो लूप है, इनपुट वाली जो लूप है, उसमें ज़रा एक बार KVL वाली इक्वेशन लगाओ जल्दी से बेटा, जल्दी से लगा दो। KVL वाली जो इक्वेशन है वो लगा दो जल्दी से। देखो यहाँ पे देखो VBB माइनस IBRB और बेटा ये किसके बराबर आ गया, VBE के बराबर बेटा। ये आपकी दूसरी इक्वेशन। ये इनपुट लूप के अंदर दो इक्वेशंस आपकी बन चुकी हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा कि VBB इज इक्वल टू VBE प्लस IBRB। ये बात आ गई। ठीक है, अब ध्यान से समझो। आगे का पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि सेकंड केस, यानी कि अब बेटा मैं क्या कर देता हूं कि इस बार यहां पे एक स्मॉल AC सिग्नल को सुपरपोज करवाया है किसके ऊपर, जो आपका DC सप्लाई आ रही है। वो आप देखो हर जगह से DC सप्लाई आ रही है, बस AC सप्लाई यहाँ से आपने दी है। अब आपने क्या किया बेटा, अब आपने एक स्मॉल AC सिग्नल दिया। अब आप कहोगे सर ये क्यों किया, अरे भैया मुझे कंपैरिजन करना है कि जब मैं इनपुट में कुछ चेंज करता हूँ तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट में कितना चेंज आएगा, तभी तो एम्प्लीफिकेशन का पता लगेगा। तो ये तो पहला केस किया जब आपने VI 0 रखा। अब दूसरे केस में आप क्या कर रहे हो, दूसरे केस में एक स्मॉल AC सिग्नल को सुपरपोज करवा रहे हो DC सिग्नल के ऊपर। और भाई ये जो दो आपको क्या दिख रहे हैं, दो कैपेसिटर दिख रहे होंगे इनपुट में भी और आउटपुट में भी। इनका क्या यूज़ है, इनका बेटा ये यूज़ है कि अब होगा क्या कि आपको तो AC सिग्नल क्या करवाना है, एम्पलीफाई, लेकिन उसके साथ कुछ क्या होंगे, DC कंपोनेंट्स होंगे। तो उन DC कंपोनेंट्स को क्या करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए, उनको फिल्टर करने के लिए हम दोनों एंड्स पे क्या इस्तेमाल करते हैं, कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो DC जो सिग्नल है हमारे पास लगभग क्या मिले, हमें प्योर फॉर्म ऑफ AC सिग्नल मिले, इसलिए कैपेसिटर लगाया हुआ है। अब देखो बेटा, अब आपने इनपुट वोल्टेज में कुछ आया यहाँ पर, है ना, इनपुट वोल्टेज के अंदर अब आपने क्या किया, कुछ वोल्टेज दे दिया। जब आप इनपुट वोल्टेज बढ़ा देंगे एक तरह से, है ना, आपने कुछ ऐड ही किया, सुपरपोज किया, तो बेटा उससे होगा क्या, ये समझो। उससे होने से जो बेस करंट पहले IB था, अब उसमें कुछ और वैल्यू बढ़ जाएगी करंट की, है ना। बेस करंट जो पहले IB था, अब पहले से क्या हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा, तो उनके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, आउटपुट के अंदर भी आपके चेंजेस आएंगे। तो अब आउटपुट लूप के अंदर अगर बात करें बेटा, है ना, कि आउटपुट वाली जो लूप है, पहले इनपुट वाली देखो, इनपुट के अंदर आपके पास इस वाली इक्वेशन से बात करें कि यहाँ पे VBB था, तो VBB तो अभी भी रहेगा, प्लस इस बार आपने इसको कुछ इनपुट VI भी तो दे दिया। समझने की कोशिश करो बेटा कि पहले देखो, जो पहले जो इनपुट लूप के अंदर जो इक्वेशन बन रही थी, अभी उतना तो जो पोटेंशियल ड्रॉप इनपुट में था, जो पोटेंशियल ड्रॉप आउटपुट में था, जो करंट आउटपुट में था, वो पहले वाला तो एज इट इज ही रहेगा। अब उसमें कुछ पार्ट और आने वाला है, तो VBB प्लस कुछ VI आ गया, ये तो आपके यहाँ पे आ गया। अब अगर बात करें किस में बेटा, VBE में और इसके अंदर, है ना, तो जो ये VBE जो था वो पहले वाला अभी भी रहेगा,
IB/RB जो था वो पहले था, अभी भी रहेगा, लेकिन अब ध्यान से समझो, अब क्या हो गया बेटा, अब आपका कुछ बेस करंट एक्स्ट्रा आ गया। क्या आया? कुछ बेस करंट एक्स्ट्रा आया। मैं मान लेता हूं कि वो बेस करंट एक्स्ट्रा कितना आया, वो डेल्टा IB आ गया। तो अब क्या होगा बेटा, डेल्टा IB इंटू जो आपका बेस रेजिस्टेंस था प्लस अब आपने इनपुट वोल्टेज बढ़ाई है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ इनपुट रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, यानी कि RB प्लस स्मॉल RI। ये स्मॉल RI वही रेजिस्टेंस है जो अभी थोड़ी देर पहले हम इनपुट रेजिस्टेंस कह रहे थे आपको। तो बेटा आपने जब इनपुट में चेंज किया, VI को ऐड कर दिया, तो उस केस में क्या आया, ध्यान से देखो, VBB प्लस VI ये आ गया। आउटपुट में जो पहले था वो तो रहना ही रहना था, लेकिन इस बार क्या आया कि डेल्टा IB करंट मैंने मान लिया कि बढ़ गया है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे ड्रॉप आएगा RB में वो, और जो इनपुट रेजिस्टेंस जो यहाँ पे जो आना चाहिए था वो एक और आ गया। तो उसके कारण से अब ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। अब भाई एक काम करें कि मैं इस पूरे को क्या लिख देता हूँ, इसको कुछ स्मॉल r लिख देते हैं। इसको क्या लिख देते हैं, कुछ स्मॉल r लिख देते हैं। तो भाई क्या लिखा जाए, VBB प्लस VI इज इक्वल टू VBE प्लस IB/RB प्लस स्मॉल r इंटू डेल्टा IB। मैंने इस पूरे को ये मान लिया, ठीक है भाई। अब आप इक्वेशन नंबर 1 में, अच्छा एक बात तो ये आ गई, अब ध्यान से समझना, आई एम इंटरेस्टेड इन चेंज इन आउटपुट। मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, चेंज इन इनपुट और चेंज इन आउटपुट में इंटरेस्टेड हूँ। तो अब ये वाली जो इक्वेशन है, ये जब आपने, बेटा इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं, चलो, ये वाली जो इक्वेशन आई है ये तब इक्वेशन आई है जब आपने इनपुट में कुछ चेंज किया, VI को चेंज किया। तो अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को जब आप देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि सर जो चेंज इन इनपुट वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू VI। जरा चेक करो, VI यहाँ पे सिर्फ VBB था और यहाँ पे VI है। तो अब एक बात लिखें कि सर ये जो है चेंज इन इनपुट, एक्चुअल में तो ये सिर्फ R इंटू डेल्टा IB है और कुछ नहीं है। बाकी सब ये वाला तो पहले भी था। अब जो चेंज आया आउटपुट के अंदर, दिस इज सॉरी इनपुट के अंदर, वो R इंटू डेल्टा IB। आप ऐसे समझ सकते हो, या आप ऐसे मान लो कि भैया पहले बाद में इक्वेशन ये आई है और पहले ये थी, इन दोनों को माइनस कर दो तो भी आपके पास ये वैल्यू आने वाली। सो एक्चुअल में दिस इज द चेंज इन इनपुट वोल्टेज। ये इक्वेशन एक तो ये आ गई है। चलो अब और बात करते हैं, ये वाली इक्वेशन देखो, मैं इसमें भी चेंज देखना चाहता हूं। तो इसमें चेंज देखो कैसे दिखेंगे, डेल्टा VCC माइनस RL में तो कोई चेंज नहीं होगा, डेल्टा IC बराबर डेल्टा VCE। ये इक्वेशन बनती है अपनी, डेल्टा VCC माइनस RL डेल्टा IC इज इक्वल टू डेल्टा VCE। अब आप एक बात देखें कि जो VCC है बेटा, इसमें तो कोई चेंज आपने किया ही नहीं, डेल्टा VCC तो आपका क्या हो गया, 0, क्योंकि इसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे, इसमें कोई चेंज नहीं आया। सो दिस डेल्टा VCC इज 0। तो आपके पास क्या इक्वेशन आ गई, डेल्टा VCE इज इक्वल टू माइनस RL डेल्टा IC। एक्चुअल में समझो ये डेल्टा VCE क्या चीज़ है, डेल्टा VCE दिस इज चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, यही आपका चेंज इन आउटपुट वोल्टेज है। तो इसको बेटा मैं क्या लिख देता हूँ कि दिस इज चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, डेल्टा V0 इज इक्वल टू माइनस RL डेल्टा IC। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, मैं चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट देखना चाह रहा हूँ। तो देखो बेटा, डेल्टा V0 अपॉन डेल्टा V इनपुट वो किसके इक्वल है, इन दोनों को ज़रा डिवाइड कर दो, माइनस RL डेल्टा IC ओवर R इंटू डेल्टा IB। ये बेटा देखो किस तरह से इक्वेशन आ गई, माइनस RL ओवर स्मॉल r डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IP। ये तो बेटा अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, दिस इज करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा इंटू बीटा।
और बीटा की वैल्यू तो अभी आपने देखी, क्या बीटा की वैल्यू 100 से प्लस वाले ऑर्डर में है, 100 प्लस वैल्यू रहेगी लगभग बीटा की। तो आप देखो ये आपका जो आउटपुट वोल्टेज आया है ना बेटा, देखो डेल्टा वी नॉट इज इक्वल टू क्या आया, माइनस ऑफ आर एल ओवर स्मॉल आर इंटू बीटा इंटू डेल्टा वी आई। दिस फैक्टर इज वेरी लार्ज, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इससे ये पता लग गया मुझे कि जो आउटपुट वोल्टेज आई वो इनपुट वोल्टेज को एम्प्लीफाइड फॉर्म में लेकर के आई है, क्योंकि ये फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है बेटा। और एक नेगेटिव साइन भी आ रहा है, ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा कि आपका जो भी चेंज इन जो भी आपका क्या आया है, आउटपुट जो भी आया है वो आउट ऑफ फेज 180 डिग्री आया है। ये नेगेटिव साइन यही रिप्रेजेंट कर रहा है। दो बातें आपको याद रखनी है इसमें, एक तो ये कि इसने इस सिग्नल को क्या कर दिया है, एम्प्लीफाई कर दिया है बेटा। दूसरी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है क्या, कि जो आउटपुट सिग्नल आएगा वो आउट ऑफ फेस 180 डिग्री आएगा। दूसरा आपको इन लूप्स में केवीएल इक्वेशन लगानी आनी चाहिए, उस पर भी क्वेश्चन बनता है। ये दो चीज़ें आपको इस केस में आनी चाहिए। सो दिस इज़ हाउ ए ट्रांजिस्टर ने किसकी तरह काम किया, एक एम्पलीफायर की तरह काम किया फॉर स्मॉल एसी सिग्नल्स। फिर से एक बार आप देख लो कि आप इस पूरे को डेरिवेशन को, वैसे तो सीबीएसई के लिए ज़रूरी नहीं है बट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पता होना चाहिए, इस पे से ही सवाल बनने वाला है। क्या, एक तो इनपुट में केवीएल लगानी आनी चाहिए। पहले मैंने कोई क्या नहीं दिया बेटा, पहले हमने कोई इसको एसी सिग्नल नहीं दिया, किसी भी तरह का सिग्नल नहीं दिया, ये सब बाहर है। नॉर्मल इक्वेशन लिखी VBB माइनस IB RB माइनस VBE इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से आपने ये वाली इक्वेशन लिख दी। दूसरा आपने आउटपुट के अंदर इक्वेशन लिखी, कैसे लिखी, VCC माइनस ICRL माइनस VCE बराबर 0, उससे ये वाली इक्वेशन बन गई। तो ये आपके आउटपुट में आई और ये आपकी इनपुट वाली लूप आई। अब आप क्या करते हो, दूसरे पार्ट के इस एक्सपेरिमेंट के इसके दूसरे हिस्से में आपने क्या किया कि एक स्मॉल एसी सिग्नल को सुपरपोज करवा दिया डीसी सिग्नल के ऊपर। तो भैया VBB तो पहले था, इसमें VI भी हमने जोड़ दिया। ऑल्दो ये मेथड गलत है, एसी और डीसी को ऐसे नहीं जोड़ा जा सकता है, बट अभी हमारे लिए इतना ही बहुत है कि हमने इसको ऐसे कर दिया, कोई बात नहीं। अब जो पहले जो VBE और IB RB आ रहा था वो तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन इस बार जब आपने क्या किया है बेटा, इनपुट सप्लाई बढ़ाई है, इनपुट में कुछ चेंज किया है, तो कुछ बेस करंट की वैल्यू चेंज होगी। मैंने उसको डेल्टा IB मान लिया। डेल्टा IB मान लिया तो यानी कि आपकी ये जो केवीएल वाली जो इक्वेशन थी आधी अधूरी रह गई। एक्चुअल में यहाँ पे करंट IB प्लस डेल्टा IB आएगा, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप डेल्टा IB इंटू RB प्लस। अब भाई यहाँ पे जब जैसे आप इनपुट में कुछ चेंज करोगे तो यहाँ का क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ का इनपुट रेजिस्टेंस कुछ पहले से और आ जाएगा वैल्यू, इसलिए मैंने पहले नहीं माना, पहले जो भी रहा होगा, मुझे तो चेंज में इंटरेस्टेड है, तो मैंने मान लिया कि अब जो नया जो रेजिस्टेंस आ गया इनपुट रेजिस्टेंस दैट इज़ RI। इन दोनों को मैंने स्मॉल r से लिख दिया बेटा। अब ये वाली इक्वेशन को और ये वाली जो इक्वेशन है इन दोनों को मैंने कंपेयर कर लिया, तो चेंज इन इनपुट जो दिखा वो VI दिखा मुझे, मैंने वही तो सिग्नल ऐड किया था बस, वो किसके बराबर आ गया, वो R इंटू डेल्टा IB आ गया। आप कंपेयर करोगे तो सिर्फ यही एक फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है। दूसरा फिर मैंने चेंज देखना चाह रहा हूँ किसमें, इनपुट वाले के अंदर, सॉरी आउटपुट वाले के अंदर। तो इसको मैंने डेल्टा के फॉर्म से देख लिया, डेल्टा VCC माइनस डेल्टा IC इंटू RL में कोई चेंज हो नहीं सकता, और डेल्टा VCE, और यहाँ से डेल्टा VCE की वैल्यू आ गई। ये डेल्टा VCE इस केस में आपका आउटपुट वोल्टेज है, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, और फिर ये रेशियो मैंने निकाल लिया, दिस बीटा इज़ वेरी हाई। तो अल्टीमेटली पता लग गया कि जो एम्प्लीफाइड सिग्नल है वो बहुत बड़ा सिग्नल आ रहा है, एम्प्लीफाइड वर्जन उसका मिल रहा है मुझे, और वो आउट ऑफ फेस 180 डिग्री भी मिलेगा, ये पता होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांजिस्टर। ये आपका क्या था बेटा, ये ट्रांजिस्टर था। अब इस चैप्टर का जो दूसरा जो हिस्सा है दैट इज़ लॉजिक गेट्स ना, जहाँ से लगभग एक क्वेश्चन आता ही है लॉजिक गेट से मोस्ट ऑफ द टाइम नीट के अंदर और मेंस के अंदर ना। मेंस में तो थोड़ा सा आजकल कम हो गया क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन अब 25 रह गए, तो थोड़ा सा कम चांस रहता है कि क्वेश्चन अब यहाँ से बने। पहले जब 30 क्वेश्चन थे तो शॉर्ट था, एक क्वेश्चन आता ही आता था। अभी भी एक ही आ सकता है एग्ज़ाम में, बट नीट में है, नीट में पक्का क्वेश्चन आ रहा है। तो हम लॉजिक गेट्स की बात करते हैं और बेसिकली यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं किसकी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की।
बहुत आसान छोटा सा टॉपिक है। देखो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो ही तरह के सिग्नल की बात करेंगे बेटा, है ना। बाइनरी सिग्नल हम जिसको बोलते हैं, एक सिग्नल बेटा 0 बोला जाएगा और एक सिग्नल को 1 कहा जाएगा। इन द होल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पूरी की पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में वी डील विद ओनली 0 एंड 1। अब इस 0 और 1 का क्या मतलब होगा, है ना। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि चलो इतना काम हो गया इतना नहीं हुआ। दिस इज या तो 0 आउटपुट है या फिर 1 आउटपुट है, इसके अलावा और कोई नहीं कि 0.5 0.1 0 या 1। 0 का मतलब बेटा हो गया लो सिग्नल। एक्चुअल में ये वोल्टेज और करंट के टर्म्स में होंगे। तो लो सिग्नल का मतलब क्या हो गया बेटा कि कोई लो इनपुट रहा होगा, लो आउटपुट रहा होगा, लो वोल्टेज रही होगी, लो करंट रहा होगा। और 1 की बात करें तो 1 का मतलब बेटा होता है आपका हाई सिग्नल। ऑन ऑफ स्टेट भी बोल सकते हैं, ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट, है ना। ये दो स्टेट से भी इसको कहा जा सकता है। तो बट कुल मिलाकर के दो ही सिग्नल होंगे, 0 और 1। 0 का मतलब लो सिग्नल और बेटा 1 का मतलब हाई सिग्नल, बस इतना आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं इसमें लॉजिक गेट्स की। हमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है कि सर कैसे सिग्नल जनरेट कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं, वो सब का कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ जितना सिलेबस में है उतना ढंग से पढ़ते हैं। देखो जरा लॉजिक गेट्स में बेटा सबसे पहला है आपका, जिन बच्चों ने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है पहले, उन लोगों ने बुलियन अलजेब्रा में ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, उनके लिए बड़ा आसान सा होने वाला है और बाकी लोगों के लिए भी आसान ही है, ठीक है। पहला जो गेट है दैट इज नॉट गेट। नॉट गेट तो बेटा नोट गेट का सिंबल तो ये है, ए आपको इनपुट रिप्रेजेंट करेगा और वाई आपको आउटपुट बताएगा बेटा। ए तो आपको क्या बता रहा होगा, इनपुट, और वाई जो है वो आपको बता रहा होगा बेटा आउटपुट। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बीच की प्रोसेसिंग कैसी हो रही है। इस गेट को बनाने के लिए अलग अलग तरीके हैं, डायोड से भी बना देते हैं, ट्रांजिस्टर से भी बना देते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। दिस इज द सिंबल ऑफ नोट गेट। इस नोट गेट का मतलब क्या है, आप एक बात तो ये ध्यान रखना, इनपुट में भी और आउटपुट में भी आपको दो ही सिग्नल मिल सकते हैं, 0 या फिर 1। 0 या फिर 1, इसके अलावा और कोई आपको इनपुट में भी और आउटपुट में भी कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि भैया अगर आप इनपुट में ए दोगे तो आपको आउटपुट में ए का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, अब ये ज़रा समझा देता हूँ मैं आपको बेटा। एक ट्रुथ टेबल बनाता हूँ ज़रा आपके लिए। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल बेसिकली हम इनपुट और आउटपुट के बीच में बनाते हैं बेटा। एक बात ध्यान रखना कि नोट गेट अकेला ऐसा गेट है जो सिर्फ सिंगल टर्म, जिसमें सिर्फ इनपुट एक ही दिया जा सकता है। इसमें दो इनपुट एक बार में नहीं दिए जा सकते, एक बार में सिर्फ एक ही इनपुट दिया जा सकता है। ये आपने इनपुट ए दिया और आउटपुट में आपको वाई मिलता है। इनपुट अगर आपने 0 दे दिया तो ए कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब बेटा क्या हो गया कि अगर आपने 0 दिया है तो आउटपुट में आपको 1 मिलेगा, और अगर आपने इनपुट में 1 दिया है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 0 ये मिलेगा आपको। ये सिंबल नोट गेट का हो गया, ये उसकी ट्रुथ टेबल हो गई। आपको याद ये रखना है, नोट माने 0 दिया तो नॉट 0 का मतलब हो गया 1। 1 इनपुट दिया तो आउटपुट क्या मिलेगा, नॉट 1। नॉट 1 का मतलब क्या हो गया, 0 मिलेगा आपको। तो जब भी कहीं नॉट आ जाए, नॉट गेट आ जाए, तो उसका मतलब बेटा जो भी सिग्नल उसके पास आ रहा है ये उसका कॉम्प्लीमेंट उसको भेजेगा। ये उसका क्या भेजेगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट। दिस इज द साइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। जो मैंने इसके ऊपर बार सा जो लगा दिया है, दैट इज साइन ऑफ, दैट इज सिंबल ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ये आपका कौन सा गेट हो गया बेटा, ये आपका नोट गेट हो गया। दिस इज योर नॉट गेट। नॉट गेट के बाद बात करते हैं किसकी, और गेट की। और गेट की देखो, और गेट, और गेट का सिंबल तो ये है बेटा,
बेटा यहाँ पे जो मैं बबल से बना रहा हूँ ना, एक बात ध्यान रखना, नोट गेट में इस बबल का बड़ा महत्व है। ये जो बबल बनाया हुआ है ये नॉट गेट के सिंबल में है, लेकिन मैं ये यहाँ पे नोट बना दूंगा ना, तो ये वाले जो बनाए हैं ये सिर्फ इनपुट टर्मिनल दिखाने के लिए बनाए हैं। या हटा देता हूँ, चलो कन्फ्यूज़न ना हो तुम्हें, ये लो, ये ऐसे बस, ये आउटपुट है आपका, ये तो और गेट का सिंबल हो गया बेटा। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि दो टर्मिनल से इनपुट जा रहे हैं और टर्मिनल आउटपुट तो ऑब्वियस है एक ही मिलने वाला है मुझे। तो और गेट का मतलब क्या है समझो, और गेट का मतलब बेटा क्या हो गया, ए जमा बी इज इक्वल टू, है ना। पहले इसको लिखने का तरीका तो बेटा ये है, ए जमा बी, ए प्लस बी। और का मतलब क्या है, इसके ट्रुथ टेबल से समझाता हूं मैं आपको। ट्रुथ टेबल बनाते हैं इसकी, तो भाई दो इनपुट हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। या हम सिंपल इसको a प्लस बी लिख सकते हैं, सिंपल a प्लस बी लिख दो इसको, देखो, या इसको मैं आउटपुट y से लिख देता हूँ। देखो भाई क्या हो सकता है, इनपुट आपने 0 और 0 का कॉम्बिनेशन दिया, 0 और 1 का कॉम्बिनेशन दिया, 1 और 0 का, 1 और 1 का। और का मतलब होता है बेटा यूनियन, और का मतलब होता है यूनियन। जो लोग मैथ्स के हैं, जिन्होंने वो पढ़ा है क्या चीज़, सेट्स थ्योरी पढ़ी है, वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसको आप बोल सकते हो दिस इज ए यूनियन बी, बिल्कुल उसके ही जैसा है, यानी कि या तो ए या बी। तो भाई 0 जमा 0 0, 0 जमा 0 0, ये बेटा 0, ये 1, 0 जमा 1 1, 1 जमा 0 1, और भाई यहाँ पे 1 प्लस 1 भी 1 होगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 प्लस 1 क्या रहेगा, वो 1 रहेगा, सीधी सी बात है। इसका मतलब आप इसको कैसे याद रखेंगे, और गेट में दोनों सिग्नल अगर लो है तो ही लो सिग्नल आएगा, अदरवाइज हाई सिग्नल आएगा। ये पहचान है और गेट की। आपको क्वेश्चन किस तरह से आएगा बेटा, ऐसे नहीं आएगा कि ट्रूथ टेबल दे दी और ये गेट बताओ कौन सा है। आपको एक्चुअल में कोई कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट गिवन होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स गिवन होगा, और फिर पूछेंगे ये गेट किसकी तरह काम करना है। आपको ऐसी ट्रूथ टेबल बनानी पड़ेगी और फिर पहचान करना होगा कि अच्छा ये ट्रूथ टेबल तो और गेट की या एंड गेट की या नॉट गेट की किसकी है। तो बड़ा सिंपल सा है कि अगर आपने 0 जमा 0 0 जमा 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, ये आपका नया मैथ्स है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। इसको याद करने का तरीका आपको समझा दिया है कि एक भी सिग्नल हाई होगा तो हाई आउटपुट मिलेगा, लो आउटपुट एक ही केस में मिलेगा जब आपके दोनों सिग्नल्स लो हैं, अदरवाइज आपको हमेशा कैसा आउटपुट मिलेगा, आपको हाई आउटपुट मिलेगा। तीसरा जो गेट है बेटा आपका, द थर्ड वन इज, अच्छा एक है ना, इसमें एक वेव फॉर्म भी बनती है। क्या बनती है, एक वेव फॉर्म। वो वेव फॉर्म का और फंडा समझ लो। कई बार क्वेश्चन वेव फॉर्म से आ जाता है, जैसे कि पिछले 2-3 साल से मेंस में वेव फॉर्म के बेस पे क्वेश्चन आता है। देखो वेव फॉर्म का मतलब बेटा क्या है, इस तरीके से सिग्नल को रिप्रेजेंट करेंगे हम। ये जो ब्लू लाइन से जो ये वाला जो लेवल बनाया है, ये अपना मान लेते हैं दिस इज योर लेवल 0, ये लेवल 0, और ये लेवल 1, ये लेवल 1, ये लेवल 1। एक तरह से ये मान लो कि वो जो इन्फॉर्मेशन ट्रूथ टेबल में लिखी है उसको हम वेव फॉर्म की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो देखो बेटा, आप देखो पहले आपने ए को क्या रखा है, ए को 0 रखा है, तो ए को 0 रख दिया।
बी को भी 0 रखा है, बी को भी 0 रख दिया। क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि भैया ये वेव फॉर्म दे रहा हूँ किसको, एंड कौन से गेट को, और गेट को। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, 0 + 0 तो 0 ही आएगा भाई। अगले केस में आपने ए को तो दिया है 0, ये बेटा ए है, ये आपका बी है और ये आपका आउटपुट वेव फॉर्म है। तो ए को आपने 0 रखा है और बी को आपने रखा है 1, तो बी को 1 बना दिया। अब देखो बेटा 0 + 1 तो ये तो 1 आना चाहिए, तो आउटपुट में 1 बना दिया। फिर अब आपने अगली बार क्या रखा है, ए को 1 रखा है, तो ए को 1 रखा है तो ये लो, और बी को आपने रखा है 0, तो बी को 0 रख दिया। 1 + 0 तो 1 ही रहेगा। और अगले केस में आपने इसको भी 1 रखा है और बेटा इसको भी 1 रखा है, तो आउटपुट में 1 आएगा। ये आपके आउटपुट वेव फॉर्म है कॉरस्पॉन्डिंग टू द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 इनपुट्स। इसको बेटा वेव फॉर्म कहा जाएगा। इसको क्या कहेंगे कि वेव फॉर्म है किसकी, और गेट की वेव फॉर्म है ये आपकी और गेट की वेव फॉर्म आ गई। कुछ नहीं, ये जो ट्रुथ टेबल है उसी को वेव फॉर्म की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जहाँ पे 0 है तो वह 0 वाले लेवल पे रखेंगे, जहाँ पे 1 है उसको 1 वाले लेवल पे रखेंगे। अब बेटा बात करते हैं एंड गेट की। थर्ड वन इज एंड गेट। इसका सिंबल है बेटा, इसका बुलियन जो सिंबल है दैट इज A.B। कैसे लिखते हैं, A.B, और इट इज लाइक इंटरसेक्शन। दिस इज लाइक इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन वाली चीज़ होंगी इसमें। इसका जो सिंबल है बेटा एंड गेट का, वो सिंबल तो इस तरीके का है, ये A, ये B और ये आपका आउटपुट। देखो इसकी पहले मैं ट्रुथ टेबल आपको सिखा देता हूँ, ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी। ट्रुथ टेबल अब आप वैसे जान गए हैं कि कैसे बनानी है, आप बना सकते हैं खुद से भी। देखो ट्रुथ टेबल बनाएंगे, इसका वेव फॉर्म पे बनाएंगे। A, ये B और ये Y, देखो बेटा वही कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1 ये आ गया। अब देखो भाई यहाँ पे इसका क्या है, A × B, A.B, तो 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1। यानी कि एंड गेट में, एंड गेट के आउटपुट में हाई सिग्नल तभी आएगा जब दोनों सिग्नल हाई होंगे। एक भी सिग्नल अगर लो हुआ तो यू विल गेट ए लो सिग्नल इन योर आउटपुट वेव फॉर्म। आपको अपने आउटपुट में क्या मिलने वाला है, एक लो आउटपुट मिलेगा। अगर एक भी सिग्नल आपका क्या है, इनपुट सिग्नल, एक भी सिग्नल अगर लो है तो लो ही आउटपुट मिलेगा। ये एंड गेट की पहचान है। ये किसकी पहचान है, ये एंड गेट की पहचान है बेटा अपनी। देखो जरा अब इसका भी हम ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। तो ट्रुथ टेबल सब लोग बड़े आराम से बना पाएंगे, अब तो कोई किसी तरह की दिक्कत है नहीं। ये आप मान लो ये A है, ये आपका B है और ये आपका बेटा आउटपुट Y है, ठीक है। और अलग अलग इंटरवल बना लेते हैं। ये लेवल 0 मान लो, ये लेवल 1, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 0, लेवल 1, अलग अलग इंटरवल को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं ये लोग। ये बेटा अलग अलग टाइम इंटरवल हैं, ये जो अलग अलग जो मैं बना रहा हूँ ना, दीज आर डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, ठीक है। देखो इनपुट 0, ये 0, ये 0। देखो एग्जाम में आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, 0 × 0 इज 0। अगला बेटा ये तो 0 है, ये वाला आपका क्या है, ये आपका 1 है। 0 × 1 0। अगला क्या है, अगला ये वाला आपका 1 है, ये 1।
और ये वाला आपका 0 है, तो 1 इंटू 0 ये भी 0 आएगा। और बेटा यहाँ पे आपका दोनों जो सिग्नल हैं वो हाई है, तो आपको हाई आउटपुट मिल रहा है। ये आपका आउटपुट वेवफॉर्म है किसकी, दिस इज द आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ एंड गेट। एंड गेट का आउटपुट वेवफॉर्म है ये। द नेक्स्ट गेट इज नॉर गेट। नेक्स्ट इज नॉर गेट। भाई नॉर गेट का मतलब क्या हो गया बेटा, नॉर गेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ और प्लस नॉट गेट। आप एक्चुअल में बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नॉर गेट इज इक्वल टू नॉर प्लस और प्लस नॉट गेट। माने कि जो आउटपुट आपका किसका आएगा बेटा, जो आउटपुट आपका और गेट का आएगा उसका क्या मिलेगा, आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा नॉर गेट के थ्रू। तो भाई जैसा कि और गेट का जो सिंबल था, और गेट का सिंबल तो ऐसे था, उसके साथ आपको नॉट गेट और जोड़ना है तो आपको आउटपुट मिलेगा। ये जो आउटपुट मिलेगा बेटा दिस इज नॉर गेट। आप इसको ना ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो बेटा, इस तरीके से कि यहाँ पे एक बबल आपने लगा दिया जो कि नॉट गेट को रिप्रेजेंट करेगा। चाहे आप ऐसे सिंबल बना दें, चाहे आप ऐसे सिंबल बना दें, दोनों एक ही बात है। ये ए ये बी, बट आपको पहचान होनी चाहिए कि भैया ये जो है ये आपका नॉर गेट है। और गेट के आगे एक आपने बबल ऐड कर दिया, एक नॉट गेट ऐड कर दिया, दैट बिकम्स योर नॉर गेट। तो कुछ नहीं, आपको जैसी ट्रुथ टेबल आपकी और गेट की बनती थी, आपको सिर्फ उसका क्या देना है, कॉम्प्लीमेंट देना है। यानी कि बेटा यहाँ पे नॉर गेट का आउटपुट आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी का बार, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। जो a प्लस बी का जो आपका आउटपुट आना था उसका कॉम्प्लीमेंट आपको मिलेगा नॉर गेट, इसके अंदर नॉर गेट के अंदर। देखो कैसा ट्रुथ टेबल बनेगा, ये a ये b ये आपका आउटपुट, यहाँ आउटपुट नहीं बेटा, पहले तो a प्लस बी भी तो आएगा और फिर आउटपुट लिखना पड़ेगा आपको। आउटपुट ये तो उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। देखो 0 0 0 1 1 0 1 1। तो भाई आप बड़ा सिंपल सा देखो कि a प्लस बी आपको क्या मिलेगा। पहले a प्लस बी देखो, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। सिंपल। बस अब आपको उसका ये आउटपुट क्या मिलेगा, ये दिस इज a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। a प्लस बी में जो आया है उसका कॉम्प्लीमेंट, उसका उल्टा कर दो। 0 जहां आया है वहां आपको 1 मिलेगा, 1 की जगह 0, 1 की जगह 0, 1 की जगह 0। बिल्कुल ठीक इसी तरह से हम इसका भी क्या बना देंगे बेटा, वेव फॉर्म बना देंगे। मैं बना नहीं रहा हूँ, आप बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। ये इनपुट, ये 2 इनपुट हो गए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आउटपुट आ गया। तो नॉर गेट की पहचान भी देख लो बेटा, क्या होगा कि भैया नॉर गेट की पहचान ये है कि आपको हाई आउटपुट तभी मिलेगा जब दोनों सिग्नल लो हैं, अदरवाइज आपको हमेशा लो आउटपुट ही मिलने वाला है। तो ये आपका बेटा कैसा हो गया, नॉर गेट हो गया। नेक्स्ट इज नैंड गेट। नैंड गेट, नैंड गेट, नैंड गेट का मतलब शायद सभी लोग अब बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि सर ये जो कॉम्बिनेशन है ये एंड प्लस नॉट गेट का है। ये किसका कॉम्बिनेशन है, ये एंड प्लस नॉट गेट का है। जो एंड का जो आपको आउटपुट मिला था उसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म आपको यहाँ मिलने वाला है। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, इसका जो सिंबल जो है आप ऐसे लिख सकते हो या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे एक बबल लगा दो आप, ये A ये B और ये आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो इसको कैसे लिखा जाएगा बेटा, ये A डॉट B का कॉम्प्लीमेंट, A डॉट B का कॉम्प्लीमेंट, ये इसको लिखने का तरीका है। बुलियन फॉर्म है, आप ऐसे भी कह सकते हो इसको। तो भाई इसकी ट्रुथ टेबल देखो कैसे बनेगी, इसकी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि नैंड एंड नोर गेट आर द यूनिवर्सल गेट्स।
जो नैंड और नॉर गेट हैं ये आपके यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल गेट का मतलब क्या हुआ बेटा कि आप नैंड और नॉर गेट की मदद से, नैंड और नॉर गेट की मदद से बाकी के जो सारे जो गेट्स हैं वो क्या कर सकते हो, वो डिज़ाइन कर सकते हो, वो बना सकते हो। वो सिखाएंगे कैसे बनाना है। तो पहले बेटा इसका देखो जरा, इसका ट्रूथ टेबल, ये ए, ये बी, ये भी आपको क्या मिल रहा है, ए डॉट बी, और यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। देखो भी इनपुट तो वही रहेगा 0 0 0 1 1 0 1 1, तो भाई 0 इंटू 0 वो तो 0 मिलेगा, और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 इंटू 1 0, इसका कॉम्प्लीमेंट 1, 1 इंटू 0 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 इंटू 1 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। ये बिल्कुल उसका उल्टा हो गया कि जब दोनों सिग्नल, इनपुट सिग्नल जब आपके हाई सिग्नल रहेंगे तो ही आपको क्या मिलेगा बेटा, तो ही आपको लो आउटपुट मिलेगा। अदरवाइज आपको हमेशा कैसा सिग्नल मिलने वाला है, आपको हमेशा हाई सिग्नल ही मिलने वाला है। तो ये आपके 5 बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, नॉर गेट और नैंड गेट। एक बात आप यहाँ पे नोट कर लो कि नोर एंड नैंड गेट्स आर, कैसे गेट्स हैं वो, आर यूनिवर्सल गेट्स। तो यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इन दोनों गेट की मदद से आप नॉट गेट, और गेट और एंड गेट, ये तीनों गेट्स इन दोनों गेट्स की मदद से बना सकते हो। क्लियर है बेटा? जितने भी जो हमने अभी जो इनसे पहले जो 3 गेट्स आपने बेसिक गेट्स जो पढ़े, वो सब आप इन दोनों गेट्स की मदद से क्या कर सकते हो, वो बना सकते हो। ठीक है, देखो अब इस पर क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं वो क्वेश्चंस देखते हैं। तो बस थोड़ा सा ट्रूथ टेबल, और नहीं तो बड़ा सिंपल से याद रखो कि और का मतलब ए जमा बी, एंड का मतलब ए इंटू बी, ऐसे याद रख सकते हो। तो एनसीईआरटी से ही कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो भी क्वेश्चन इस तरह का आता है बेटा, आपको ये बताना है कि ये गेट्स कौन कौन से हैं। इनफैक्ट क्वेश्चन तो ये है कि आपको प्रूव करना है कि पहले वाला गेट और गेट है और दूसरे वाला गेट एंड गेट है। कैसे प्रूव करेंगे? देखो एक बात ध्यान रखना कि 2 नॉट गेट एक साथ बैक टू बैक लग गए तो उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाता है, वो वहाँ पे हो या ना हो। जरा सोचो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि ये 2 नॉट गेट आपने एक साथ लगा दिया तो होगा क्या बेटा, मान लो आपने 0 दिया तो यहाँ 1 मिलेगा और फिर 1 का वापस 0 मिल जाएगा। तो यानी कि इस सिस्टम का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। अगर इस तरह का कहीं है तो उसको हटा देना। यहाँ पे देखो जैसे कि ये हो गया, यहाँ पे एक बात देखो कि ये भी नॉट गेट का सिंबल है तो इसको ऐसे लगा लो, ये लो। अब एक नॉट गेट हो रहा है, ये लो हटा दो, इसको हटा दिया तो सिंपल क्या बन गया है, तो सिंपल दिख के आ गया है कि ये तो और गेट ही बन गया है।
आप इसको ट्रुथ टेबल से भी वेरीफाई करेंगे। मैंने तो आपको लॉजिकली समझा दिया, लॉजिक गेट समझा रहे हैं, लॉजिकली समझा दिया। आप इसको ट्रुथ टेबल से भी घर पे ट्राई करेंगे सभी लोग। कैसे बेटा, कि दो नॉट गेट एक साथ आ गए हैं, तो दो नॉट गेट का एक साथ होना या ना होना कोई फर्क नहीं डाल रहा, क्योंकि वो पहले वाला उसका कॉम्प्लीमेंट करेगा और फिर दूसरे वाला उसका फिर कॉम्प्लीमेंट करके ओरिजिनल सिग्नल ही बना देगा। तो देखो ये बात आ गई। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये इसको ट्रुथ टेबल से आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ कि हाउ दिस इज कैसा गेट है ये आपका नैंड गेट कैसे है, ये बताता हूँ आपको एग्जाम में कैसे करना है। ये ए, ये बी, आप ऐसे करेंगे। देखो मान लो यहाँ से आपने इनपुट ए दिया, यहाँ से इनपुट आपने बी दिया, चलो फिर आपको क्या मिलेगा, पहले तो ए प्लस बी मिलेगा और फिर आपको ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ध्यान से देखना, आप कॉम्बिनेशन वही रहेंगे बेटा, 0 0 0 1 1 0 1 1, ऐसे समझो। तो देखो यहाँ पे आपने देखो ए दिया, यहाँ पे आपने बी दिया। जब आप ए 0 देंगे तो बेटा यहाँ पे इसके पास पहुँचेगा क्या, 1, नॉट पहुँच रहा है ना, इसके पास क्या पहुँचेगा बेटा, नॉट पहुँचेगा। और बी को आपने 0 दिया तो यहाँ पे भी 1 पहुँचेगा, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो 1 + 1 1 और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट 0। ठीक है बेटा। अगला सिग्नल आप फिर से देखें, हटा दो अब इसको यहाँ से। आपने ए को दिया है 0, बी को दिया है 1, 0 का नॉट 1, 1 का नॉट 0, 1 + 0 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट 0। ठीक है। अगला देखो, अगले में आपने क्या किया, हटाओ यहाँ से सब, आपने यहाँ 1 दिया, यहाँ 0, 1 का नॉट 0, 0 का नॉट 1, अब यहाँ पे 0 गया है और यहाँ 1 गया है, 0 + 1 1 और फिर 1 का नॉट 0। आपने यहाँ पे 1 दिया, यहाँ 1 दिया, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 + 0 0 और उसका कॉम्प्लीमेंट 1, 1 × 1 1, 1 × 0 0, 0 × 1 0, 0 × 0 0। ये तो किसकी ट्रुथ टेबल है, ये तो एंड गेट की ट्रुथ टेबल है। यानी कि ये वाला जो गेट है बेटा, ये कैसा गेट है, ये आपका एंड गेट आ गया। ये कैसा गेट आ गया, आपका एंड गेट आ गया। और देखो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। एक आपको ना इस टाइप का मिलेगा, तो क्वेश्चन में ये कहा है कि आपको इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है। ये ए, ये आपको वाई, आपको ये बताने की किस तरह का गेट है। वैसे तो समझ ही जाना चाहिए कि भैया सिंगल इनपुट टर्मिनल सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ नॉट गेट के अंदर होता है। तो इसका मतलब ये नॉट गेट है, वैसे तो समझ में आ ही गया है, लेकिन इसका मतलब क्या है ये समझ लो। इस सिग्नल का मतलब समझो बेटा, इसका मतलब ये है कि जो सिग्नल आप यहाँ पे देंगे, देखो इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनाई, ये ए और ये वाई, यही बनेगा, वाई इज योर आउटपुट। तो भाई ए अगर आपने 0 दिया है तो इसका मतलब बेटा इधर भी 0 जाएगा और इधर भी 0 जाएगा। इस सिंबल का मतलब यही हो गया बेटा। चाहिए तो आप इसको ऐसे बना लो ना कि भाई जो इनपुट यहाँ दोगे वही दोनों के साथ सेम ही जाने वाला है। तो देखो आप जरा ध्यान से, 0 0 और बेटा ये वाला जो गेट है ये आपका कौन सा लगा हुआ है, ये वाला गेट, ये आपका एंड गेट लगा हुआ है। तो 0 × 0 0 और फिर उसका नॉट करना है 1। जब आप 1 देंगे तो यहाँ भी 1 जाएगा, यहाँ भी 1 जाएगा, 1 × 1 1 और उसका नॉट 0। तो 0 जब सिग्नल दिया तो आउटपुट 1 मिला, जब 1 इनपुट दिया तो आउटपुट 0 मिला। दिस इज योर नॉट गेट। आगे से याद रखेंगे कि सर कहीं पे भी ये सिंबल आ जाएगा ना, ये वाला, तो ये नॉट गेट है, दिस इज नॉट गेट। ये याद कर लो, एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाला है। इस बार के भी एग्ज़ाम में आया था। ये आपका क्या है, ये आपका नॉट गेट है, ये आपका नॉट गेट है। देखो कैसे काम आएगा क्वेश्चंस में, अभी करके दिखाते हैं आपको। देखो भी
आपको ये बताना है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स कौन कौन से हैं। देखो बोर्ड में ये टॉपिक है नहीं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये आते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप इसको जैसे मर्जी ट्रूथ टेबल बना करके सॉल्व करें, चाहे आप इसको वैसे लॉजिकली जो बुलियन अलजेब्रा है उसकी मदद से सॉल्व करें ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अपने आंसर पे पहुंचना आना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, ये अभी बताया ये नॉट गेट था और ये भी नॉट गेट है, तो सिंपल ये तो भाई ये बन गया, सो सिंपल। ये आपका नॉट गेट, ये नॉट गेट, नॉट और नॉट नलीफाई हो गए, बचा क्या सिर्फ ये वाला गेट, ये तो सर एंड गेट होता है। 4 नंबर पक्के। इतनी ही देर का सवाल है, 5-10 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं आने वाला है लॉजिक गेट का, अगर आपको चीज़ें आती हैं, याद है थोड़ी बहुत तो। अब देखो ज़रा फिर से, ये नॉट गेट, ये भी क्या है नॉट गेट। अच्छा जी, तो भाई नॉट गेट और ये भी नॉट गेट, तो ऐसे बना लो चलो कि सर ऐसा हो गया, इसके ट्रूथ टेबल बना लो चलो, जहाँ जैसा फ़ायदा लगे वैसा ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लॉजिक गेट से ही करेंगे वैसे ही करेंगे। देखो भाई 0 1 कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, इसका मतलब ये नॉट गेट है, इसका मतलब ये नॉट गेट है। जब आपने 0 इनपुट दिया तो यहाँ पे एक्चुअल में 1 गया, और यहाँ पे आपने अच्छा 0 0 ही कर लो, यहाँ पे 1 गया। ये आपका देखो 1 × 1 1 और फिर उसका नॉट 0। अगला देखो 0 1, जब आप 0 दोगे तो यहाँ तो 1 जाएगा, जब यहाँ 1 दोगे तो यहाँ 0 आएगा। 1 × 0 0 और उसका नॉट 1, बिल्कुल ये 1 आएगा। 1 1 1 दोगे तो यहाँ भी 0 और यहाँ 1 दोगे तो यहाँ भी 0, 0 × 0 0 और 0 का नॉट 1। ये पहचान करें अगर हम कि 0 और 0 पे 0 मिला, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 1, ये तो और गेट में होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपका कौन सा गेट का कॉम्बिनेशन है बेटा, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द और गेट, ये आपका और गेट का कॉम्बिनेशन है। बड़े कमाल की चीज़ एक और सीख ली आपने कि 3 नैंड गेट से एक और गेट बनाया जा सकता है। 3 कम से कम आपको 3 नैंड गेट चाहिए होंगे, आप एक और गेट की फॉर्मेशन कर देंगे। 1 2 और 3, ये तीनों नैंड गेट हैं बेटा, तीनों नैंड गेट की मदद से आपने एक और गेट की फॉर्मेशन कर दी। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ नैंड गेट्स चाहिए ताकि आप एक और गेट बना पाएँ। योर आंसर शुड बी 3, कि 3 आपके पास क्या होने चाहिए, नैंड गेट होने चाहिए, ताकि मैं एक और गेट बना पाऊँ। और देखो बेटा, दो तीन क्वेश्चन और हैं, बस 3 ही क्वेश्चन और हैं, बस वो ख़त्म करते हैं और फिर ये मान लेना पक्का है कि ये आपने इस पे आज आधा पौना घंटा अगर तरीके से लगा दिया तो 4 नंबर आपके नीट में कहीं नहीं जाने वाले, ये कन्फर्म है। ये गेट कौन सा है तो ये बताना है आपने, ये बताना है, आपको ये बताना है ये जो 3 गेट्स हैं, ये 3 गेट आपके कौन कौन से हैं। बस देखो ये कॉम्बिनेशन कौन सा है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भी कि कॉम्बिनेशन ऑफ गेट दे देंगे, आपसे पूछ लेंगे कि ये इक्विवेलेंट किसके बराबर, ये किसके इक्विवेलेंट गेट है ये वाला। देखो भाई, तो पहले वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसकी ट्रूथ टेबल बनाता हूँ भाई। ए बी और चलो अभी थोड़ा सा ना इसमें एक्स्ट्रा कर लेते हैं, ए बी और फिर ये मान लो, मुझे तो ये वैसे दिख गया है कि नॉट गेट है। कारण क्या है कि फाइनल में क्या है, एक सिंगल ही वो है ना। चलो वो देख लेते हैं, पता नहीं जरूरी नहीं है क्योंकि इनपुट में 2 हैं, एक बार चलो देखते हैं। ए बी, यहाँ पे मान लो बेटा आपको आउटपुट क्या मिला, वाई डैश मिला और फिर फाइनल आउटपुट आपको वाई मिला। आपके लिए इनपुट ए और बी है और फाइनल आउटपुट आपके लिए वाई है।
देखो जरा आप कैसे करते हैं, ट्रूथ टेबल बनाते हैं। 0 0 0 1 1 0 1 1। ए आपने 0 दिया, बी आपने 0 दिया, और ये वाला गेट कैसा है बेटा, ये वाला आपका और गेट है। तो 0 जमा 0 0, 0 का नोट क्या मिला आपको 1, यानी कि y डैश की वैल्यू 1 है। अब आगे देखो, यानी कि अब बेटा यहाँ पे भी 1 गया और यहाँ पे भी 1 गया, तो 1 + 1 1, और उसका नोट आपको क्या मिला, उसका नोट आपको 0 मिला। यानी कि 0 0 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट, एक्चुअल में आउटपुट बेटा ये है, वो आपको 0 मिल गया। अब आगे देखो जरा, आपने यहाँ 0 और यहाँ 1 दिया, 0 + 1 1, 1 का नॉट 0। अब आपने 0 दिया 0 दिया, 0 + 0 1, और उसका नॉट 0। अगला देखो, आपने इधर 1 दिया बेटा और यहाँ 0 दिया, तो फिर से सेम यही मिलने वाला है और यहाँ पे भी यही मिलने वाला है। भाई आप a को 1 दोगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, यहाँ से 1 यहाँ से 0, 1 × 0, सॉरी 1 + 0 1, और 1 का नोट देखो। पहले देखो, a आपने 0 दिया तो 0, फिर आपने b 1 दिया, तो बेटा ये 0 + 1 इज़ 1, 1 का नॉट 0। जब आपने 0 दे दिया तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, 0 + 0 इज़ 0, और 0 का नॉट 1। ओके, इट शुड बी 1। ओके ओके ओके, इट शुड बी 1। तो ये 1 है, तो ये भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये भी 1 ही आएगा। ठीक, अगला देखो, 1 और 1 1 1 1 + 1 इज़ 1, 1 का नॉट 0, ये 0 आ गया, और भाई ये 0 आ गया, और 0 0 0 + 0 इज़ 0, 0 का नोट ये 1 आ गया। तो अब आप देखो कि ये कैसा गेट आ गया बेटा, 0 + 0 पे आउटपुट 0 मिला, 0 1 पे भी 1 मिल रहा है, यानी कि ये तो और गेट हो गया। ये आपका कैसा गेट आया बेटा, ये आपका और गेट आ गया, दिस इज़ योर और गेट। ठीक है, इस वाले गेट की बात कर लो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है, बना लेते हैं ट्रूथ टेबल, यहीं पे बना लो। 0 तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, 0 + 0 इज़ 0, 0 का 1। अब 1 दिया तो यहाँ भी 1 जाएगा और यहाँ भी 1 जाएगा, 1 + 1 इज़ 1, 1 का नॉट 0। ये आपका क्या बन गया बेटा, ये आपका बन गया है आपका नॉट गेट। तो ये तो बड़ा आसान हो गया था सर, एक्चुअल में ये नॉट गेट था। ध्यान देखना, अब पिछले वाला सवाल और आसान हो गया है, ध्यान से देखो, ये नॉट गेट है, ये भी समझ जाएंगे अब क्या कि सर ये जो गेट है ना, इसमें ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी नॉट गेट है। नॉट गेट की आपको 2 फॉर्मेशन बता चुका हूँ, नॉट गेट की 2 फॉर्मेशन आपको बता चुके हैं। ये भी नॉट गेट है, और जस्ट इसे थोड़ी देर पहले बताया था, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गेट। ये नॉट गेट, ये भी नॉट गेट, हटा दो भाई, ये लो, हटा दो हटा दो, ये लो, आंसर आ गया 5 सेकंड के अंदर। ये आपका और गेट है, यही और गेट आपने ट्रूथ टेबल बनाने के बाद बताया था कि एक्चुअल में क्या था, ये वाला कैसा है नॉट गेट, और यहाँ भी एक नॉट गेट लगा हुआ था, 2 नॉट गेट एक साथ लगे हुए नलीफाई हो गया, अल्टीमेटली सिर्फ यही एक गेट बच गया, विच इज़ और गेट। यहाँ देखो इस वाले केस में कि ये वाला कैसा गेट है, ये वाला नॉट गेट है, ये वाला कैसा गेट है, ये नॉट गेट है। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब आप सिंपल ऐसे बना लो, ट्रूथ टेबल बना लो, या तो है ना, ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। देखो फटाफट से, A B और सीधा Y, यही बना लेता हूँ। देखो 0 0 1 0 0 1 1 1, देखो यहाँ पे नॉट करके आने वाला है। देखो जब आप यहाँ 0 दोगे तो एक्चुअल में 1 गया, और यहाँ जब 0 दोगे तो यहाँ भी 1 गया, तो 1 + 1 इज़ 1, और उसका नॉट 0। ये लो जी, आपने यहाँ 1 दिया तो यहाँ 0 पहुँचेगा, यहाँ आपने दूसरे पे 0 दिया तो यहाँ 1 पहुँचेगा। ठीक है, 1 + 0 इज़ 1, और उसका नॉट 0, तो यहाँ भी 0। जब आप 1 दोगे तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो 0 + 0 इज़ 0, 0 का नॉट इज़ 1। तो ये जो आपका है बेटा, ये आपका कैसा गेट बन गया है, ये आपका एंड गेट बन गया है, ये आपका एंड गेट बन गया है। इस तरीके से हमें क्या करने हैं, जो लॉजिक गेट्स है उनके क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है बेटा, इस पर और क्वेश्चंस करते रहेंगे, बट जो मेजर पार्ट था, या जो इस चैप्टर में जो चीज़ें आ सकती थी एग्ज़ाम में, वो सब हमने
ख़त्म कर लिया है। तो इसके एक बार हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।